अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं राइबोसोम के दो सब यूनिट। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। इससे पहले वीडियो में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बात किया था। वहाँ पर हमने CVTS के दो सब यूनिट डिस्कस किए थे। इसके अलावा ATS के भी दो सब यूनिट डिस्कस किए थे। ये लार्जर सब यूनिट जो होता है ये इसी तरह डोम शेप्ड होता है, ये इसी तरह डोम शेप होता है। ये डोम शेप्ड होता है। और ये स्मॉलर सब यूनिट जो कि इस तरह अगर देखा जाए इस तरफ से तो ये इस तरह नज़र आता है, लेकिन इसको अगर इस तरफ इस तरह किया जाए तो इस तरह केप लायक होता है, केप लायक, केप शेप्ड होता है। इस तरह हमेशा जब दोनों यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो ये इस तरह नीचे होता है और दूसरा ये ऊपर इसी तरह केप की तरह बाहर ऊपर की तरफ इस तरह होता है। तो इसलिए हम वो कहते हैं कि ये केप शेप्ड है और ये नीचे इसी तरह डोम शेप स्ट्रक्चर है। अमूमन हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे राइबोसोम फ्री होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे राइबोसोम फ्री होते हैं और ये दोनों यूनिट जो है ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। जबकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब ये दो यूनिट आपस में मिलते हैं। और दूसरी केस में अगर देखा जाए यूकैरियोटिक केस में तो ये जो लार्जर सब वहाँ पर चूंकि दो किस्म के होते हैं, फ्री राइबोसोम और बाउंड राइबोसोम। तो ये फ्री जो होते हैं, बाउंड जो होते हैं ये लार्जर होता है, ये जो होता है ये बाउंड होता है। यूकैरियोटिक केस में पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक केस में, वहाँ पर ये फ्री, वहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक केस में ये फ्री। लेकिन अगर यूकैरियोटिक केस में देखा जाए, यूकैरियोटिक केस में हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक केस में ये बाउंड होता है। किसके साथ? या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। किसके जरिए? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। पहले भी हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैप्टर में, टॉपिक में। राइबोफ्लोरिन ये एक किस्म का प्रोटीन है, इसके जरिए ये अटैच होता है किसी भी मेम्ब्रेन के साथ। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इसके थ्रू अटैच होता है, इसी प्रोटीन के जरिए ये लार्जर सब यूनिट। और ये स्मॉलर सब यूनिट यूकैरियोट में भी फ्री होता है। तो ये कब मिलते हैं? जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस वक्त ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो फिर इसको ये वहाँ पर भी समझाएंगे कि इस तरह ये किस तरह मिलते हैं आपस में और क्यों मिलते हैं, इसका दोनों का फंक्शन क्या होता है। इसके बाद अगर देखा जाए लार्जर सब यूनिट में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर यहाँ पर एक किस्म का डिप्रेशन होता है, इस तरह अंदर की तरफ एक डिप्रेशन होता है जिसे टनल कहते हैं। इसको टनल कहते हैं, इसको टनल कहते हैं। इसके थ्रू जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है वो इसके थ्रू इस तरह नीचे की तरफ आता है और बाहर जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है वो इसके थ्रू बाहर आता है। ये जो है एक साइड, इसको कहते हैं ए साइड। 3 साइड्स हैं, उसको कहते हैं पी साइड और इस वाले को कहते हैं ई साइड। इसको ए इसलिए कहते हैं यानी अमीनो साइल या रिसेप्टर साइट, अमीनो साइल साइट, यानी क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए को रिसीव किया जाता है एलॉन्ग विद अमीनो एसिड। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब ट्रांसफ़र आरएनए आता है यहाँ पर तो उसके साथ अटैच होता है अमीनो एसिड। तो यहाँ पर रिसीव होता है अमीनो साइल यानी ट्रांसफ़र आरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड, ट्रांसफ़र आरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड ये यहाँ पर रिसीव होता है। यहाँ पर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पॉलीपेप्टाइड चेन भी यहाँ पर बनता है। इसके थ्रू ये यहाँ पर नीचे इस तरह खारिज किया जाता है, इसलिए उसे पी साइट कहते हैं, पॉलीपेप्टाइडल साइट। और ये जो ई है, ई साइट इसलिए इसको कहते हैं कि एग्जिट साइट है। यहाँ पर जो एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आरएनए आया था, ट्रांसफ़र आरएनए जो यहाँ पर आया था उसके साथ
किया था, हमने पढ़ा कि उसके साथ अमीनो एसिड अटैच हुआ था। तो अब जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड को रिलीज़ करता है, फिर ये इस तरफ आता है और यहाँ पर ये एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए बाहर की तरफ एग्जिट किया जाता है, बाहर की तरफ खारिज होता है, इसलिए इसे ई साइट कहते हैं, एग्जिट साइट इसी को कहते हैं, इस साइट को। इसलिए उसे 3 साइट्स में डिवाइड किया गया है, उसे 3 साइट्स में डिवाइड किया गया है। साइट्स यूजुअली प्रोटीन के बने होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए उसे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। हम आगे डिटेल के साथ जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये था लार्जर सब यूनिट। और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है ये ऊपर इस तरह केप की शक्ल में इसके ऊपर होता है, ये ऊपर केप की शक्ल में इसके ऊपर होता है और उसको इस तरह ओवरलैप करता है बाय ऊपर की तरफ इस तरह। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है इसमें यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट होता है, ये है मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बाइंड हो जाता है, कब? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यहाँ पर इस साइट के साथ मैसेंजर आरएनए बाउंड हो जाता है, बाइंड हो जाता है, इसलिए उसे मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट कहते हैं। अगर देखा जाए दोनों फ्रीली पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में एक बाइंड दूसरा फ्री। तो ये कब मिलते हैं दोनों? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। लेकिन क्यों मिलते हैं? जब ये मैग्नीशियम आयन के थ्रू मिलते हैं, इसकी वजह से जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जो है ये कम हो, लेस देन 0.001 m से अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो तो फिर ये दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं। गौर से सुने, जब इसका कंसंट्रेशन 0.001 m से कम हो तो फिर ये दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन इसके इक्वल हो गया, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, इक्वल टू 0.001 m, तो फिर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये इस तरह आपस में मिल जाते हैं। ये एक फर्ज करें लार्जर सब यूनिट है, दूसरा इसके ऊपर यहाँ स्मॉलर सब यूनिट इसके साथ अटैच हो जाता है, इसके साथ इस तरह अटैच हो जाता है थ्रू मैग्नीशियम आयन। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, किससे? मोर देन 0.001 m से, अगर इसका कंसंट्रेशन इससे भी ज़्यादा हो गया तो फिर डायमर बन जाता है। दो लार्जर सब यूनिट, दो स्मॉलर सब यूनिट आपस में मिल जाते हैं इस तरह। ये दो राइबोसोम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, डायमर बन गया। डायमर इसलिए कहते हैं दो को, इसलिए इसको डायमर कहते हैं क्योंकि यहाँ दो आपस में मिले हुए हैं। 2 राइबोसोम यानी 2 लार्जर सब यूनिट, 2 स्मॉलर सब यूनिट एक साथ मिले हुए हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ मिल जाए बहुत ज़्यादा, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। फर्ज करें ये एक मैसेंजर आरएनए है, ये एक मैसेंजर आरएनए है और बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट्स इसके साथ मिल गए, तो वो एक अदर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम मिल जाए किसके साथ? मैसेंजर आरएनए के साथ। ये मैसेंजर आरएनए है, तो फिर इसी क्या बनता है? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फंक्शन राइबोसोम का सिर्फ एक ही है, मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस को इंशाल्लाह हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्गेनिली पढ़ेंगे।